हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। चैप्टर सेकेंड हम स्टार्ट कर चुके हैं। पार्टनरशिप के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के टॉपिक्स अब हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड सो ऑन। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों के रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जो है, जो कि कंपल्सरी नहीं है, तो भी क्यों पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाया जाता है। एक एक्ट है बच्चों, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके हिसाब से पार्टनरशिप फर्म गवर्न होती हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर वाले फीचर में हम ये कर चुके हैं, बट इट इज बेनिफिशियल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। अभी हम देखेंगे कि कुछ कॉन्सिक्वेंसीज होती हैं नॉन रजिस्ट्रेशन की, जो कि बेनिफिशियल नहीं होती, ना तो पार्टनर के लिए और ना ही फर्म के लिए। इसीलिए प्रेफरेबली पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा लेना बेहतर होता है, और वैसे भी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। हम देखेंगे कि 4 स्टेप्स में ही पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो जाती है। हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। अगर किसी फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो क्या करना होता है? सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। एप्लीकेशन एक होती है, प्रिस्क्राइब्ड उसका फॉर्मेट होता है, जिसमें नेम होती है, लोकेशन होता है, पार्टनर के एड्रेसेस होते हैं, उनकी ज्वाइनिंग डेट होती है, जितनी ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं, सारी डिटेल्स होती हैं। वो सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर दी जाती है। किसको? रजिस्ट्रार को। फिर उसके बाद कुछ फीस होती है उनकी, वो भी रजिस्ट्रार को दी जाती है। फिर रजिस्ट्रार क्या करता है? वेरिफिकेशन करता है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को चेक करता है, ऑथेंटिसिटी को चेक करता है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है देन ही इशूज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्म का नाम रजिस्टर में एंटर हो जाता है और फर्म रजिस्टर हो जाती है, और वो कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों? कि अगर फर्म रजिस्टर हो जाती है तो वो रजिस्टर्ड फर्म केस कर सकती है दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो वो रजिस्टर्ड फर्म केस कर सकती है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, अगर वो कुछ गलत करते हैं। और उस फर्म के पार्टनर्स, जो रजिस्टर्ड फर्म है, वो भी केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स एंड अगेंस्ट द फर्म। तो ये सारे बेनिफिट्स अवेल करने के लिए ही फर्म को रजिस्टर करवाना बेहतर होता है। और अगर आपको ये लैंग्वेज पूछी जाए बाय चांस क्वेश्चन में कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो अगर कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन बच्चों पूछी जाएंगी तो आप लैंग्वेज को चेंज कर देंगे, दैट नॉन रजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स, नॉन रजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, एंड पार्टनर्स of the non-registered firm cannot file a case against the partners and against the firm। तो ये आप लैंग्वेज चेंज करके कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स पूछे जाए कि रजिस्ट्रेशन के क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, तो इनको आप पॉजिटिव इफेक्ट्स में लिख लेंगे। सो रजिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल प्रोसीजर, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल, बट इट इज बेनिफिशियल, सो इट इज प्रेफरेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। और एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए बच्चों अपने पास, कि नई पार्टनरशिप फर्म भी रजिस्टर हो सकती है, और एग्जिस्टिंग फर्म भी कभी भी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ पार्टनरशिप, मतलब शुरू में उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाई, बीच में कभी भी चाहें तो वो रजिस्टर करवा सकते हैं। सो आई होप विद दिस द सिंपल प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। अनदर टॉपिक माय डियर चिल्ड्रन इज पार्टनरशिप डीड। हमने देख लिया था बच्चों के एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, और वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। तो जो राइटिंग में एग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सो द डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप डीड इज रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। तो जो एक पूरा एग्रीमेंट होता है, जो पार्टनर्स के बीच में सारी चीजें तय होती हैं, मॉनिटरी एस्पेक्ट्स या नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट्स, कि किस तरह से वो पार्टनरशिप बिजनेस को चलाएंगे, दैट टाइप ऑफ एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप डीड होने से क्या फायदा होता है? इट प्रिवेंट्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर्स। पहली बात तो डिस्प्यूट्स अराइज ही नहीं होंगे। इट हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स इफ अराइज बिटवीन द पार्टनर्स। और फिर भी अगर डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं
तो जो एग्रीमेंट है उसे प्रूफ मानकर, उसको बेस बनाकर उन डिस्प्यूट्स को आसानी से सेटल कर लिया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं, ये कंटेंट्स मैंने कुछ लिख ली है, 10 कंटेंट्स हैं, कुछ मॉनेटरी है, कुछ नॉन मॉनेटरी है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। कि पार्टनरशिप फर्म का नेम, उसका नेचर एंड लोकेशन क्या है, सारे पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या क्या होंगी। जब अभी हम टाइप ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं और हर एक की अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, और उनके एडमिशन के या रिटायरमेंट के क्या क्या रूल्स होंगे, और अगर उनके बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो जाएंगे तो वो कैसे सेटल होंगे। तो 5 तो मैंने ले लिए हैं नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 में मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को मैंने हाईलाइट करा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो कितना कैपिटल हर पार्टनर ने कंट्रीब्यूट करा, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, क्या तय किया है उन्होंने कि किस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। उसके अलावा कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का भी रेट तय होता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है उसका क्या रेट होगा, और अगर पार्टनर कोई पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से, उन्हें ड्रॉइंग्स कहा जाता है, और उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज होगा। फिर उसके बाद सैलरी या कमीशन इफ एनी टू बी गिवन टू द पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलता ही है, प्रॉफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन किसी किसी पार्टनर का सैलरी और कमीशन में भी शेयर होता है। तो अगर ऐसा कुछ तय है कि कोई पार्टनर सैलरी भी लेना चाहता है या कोई एक्स्ट्रा काम के लिए कमीशन लेना चाहता है, तो वो पहले से ही तय हो जाएगा, और अगर वो तय हो गया तो डीड में इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म के कैसे बनाए जाएंगे और उनका ऑडिट कैसे होगा, इस तरह के मेथड्स भी डीड में ही लिख दिए जाते हैं। पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स जो हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो इंक्लूड कर ली जाती हैं, ताकि पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो, और अगर अराइज हो जाए तो वो सेटल हो जाए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को बच्चों 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ड्यूरेशन की बेसिस पे भी 2 तरह की पार्टनरशिप है, और लायबिलिटी की बेसिस पे भी 2 तरह की पार्टनरशिप है। ड्यूरेशन बेसिस में एक होती है पार्टनरशिप एट विल, और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप एट विल होती है उसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती है, बस पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई और वो कंटिन्यू रहेगी एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट। उनकी मर्जी से स्टार्ट होगी और उनकी मर्जी से ही वो खत्म होगी, तो उसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती है। उसके अगेंस्ट अगर एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, उसमें स्पेसिफिक पार्टनरशिप उसे कहा जाता है, जो कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड या प्रोजेक्ट के लिए होती है। मान लीजिए 5 पार्टनर्स मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो 5 साल तक बिजनेस साथ में करेंगे, तो उनका ड्यूरेशन फिक्स है 5 साल तक, तो वो 5 साल तक चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। या कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो टाइम बाउंड नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट है, तो उसमें टाइम तय नहीं करते, वो उस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करते हैं, तो जब तक वो प्रोजेक्ट चलता है उनकी पार्टनरशिप रहती है, और जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इट कम्स टू एन एंड एज सून एज द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इज ओवर। तो ये 2 तरह की पार्टनरशिप हो गई बच्चों अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। और उसके बाद लायबिलिटी की बेसिस पे, वैसे तो हमने अभी फीचर पढ़ा है कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और वही एक जनरल पार्टनरशिप होती है वेयर द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। मतलब अगर कोई बिजनेस को लॉसेस हो जाते हैं या बिजनेस के असेट्स सफिशिएंट नहीं होते बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस को पूरा करने के लिए, तो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स से भी पेमेंट की जाती है। लेकिन इससे कुछ नुकसान होते थे, लोग हेसिटेट होते थे टू ज्वाइन द पार्टनरशिप बिजनेस, तो इसीलिए लिमिटेड पार्टनरशिप भी इंट्रोड्यूस की गई। पहले तो इंडिया में अलाउड नहीं थी, बाद में इंडिया में भी अलाउ हो गई, जिसमें ज्यादातर पार्टनर्स की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी उसमें लिमिटेड होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा ऐसा पार्टनर होगा जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अब लिमिटेड टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब जितना वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में उतनी ही होगी लिमिटेड, उससे ज्यादा वो पर्सनल प्रॉपर्टी में से लॉसेस बेयर नहीं करेगा। लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ रूल्स हैं कि इस तरह की पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, और जो पार्टनर होता है एक या एक से ज्यादा
उसको कोई पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट डिसीजंस का राइट नहीं होता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो ये बहुत कॉमन नहीं है पार्टनरशिप, लेकिन दिस टाइप ऑफ अ पार्टनरशिप इज नाउ अलाउड। तो लायबिलिटी की बेसिस पे या तो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, या अगर ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें किसी ना किसी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी लिमिटेड पार्टनरशिप। तो इस पर आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं कि पार्टनरशिप एक प्रोजेक्ट के लिए है, एक ड्यूरेशन के लिए है, तो वो कौन सी पार्टनरशिप है, तो वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्टनरशिप है। अगर पार्टनरशिप पार्टनर की मर्जी से एट द विल ऑफ द पार्टनर्स है तो वो पार्टनरशिप एट विल है। अगर पार्टनरशिप में कोई एक ऐसा पार्टनर है जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है तो वो लिमिटेड पार्टनरशिप है। अगर सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो जनरल पार्टनरशिप है। So with this, I hope all 4 types of partnership is very clear to you. Now let's come to the last part, last topic of partnership, that is types of partners. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, और केस स्टडीज के लिए बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट द टीचर्स प्रेफर टू गिव यू द केस स्टडीज ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं, इसके लिए मैंने एक चार्ट बना लिया है। इसी चार्ट की बेसिस पे हम उनको डिफाइन करेंगे और कंपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले तो होते हैं बच्चों एक्टिव पार्टनर, जो नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं, जो कि बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, एन एक्टिव पार्टनर इज अ नॉर्मल पार्टनर who contributes capital, shares the profits and losses, participates in the management of the firm and he has unlimited liability. अब उसके अलावा एक होता है स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग सिर्फ वर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सोता रहता है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है इनएक्टिव पार्टनर। कोई कोई पार्टनर्स चाहते हैं कि वो पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाते हैं बिजनेस को, तो वो ऐसा तय कर लेते हैं पार्टनर्स आपस में कि कौन ऐसा पार्टनर होगा जो पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो भी बिल्कुल एक्टिव पार्टनर जैसा ही होता है। सिर्फ आप देखिए कि यहाँ पे वो डिफरेंस है इन द मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, he also shares the profits and losses, and he also has unlimited liability, but because his name is a sleeping and inactive or dormant partner, so he does not participate in the management of the firm. हो सकता है कि उसके हिसाब से आपस में तय कर लें कि उसका कुछ प्रॉफिट शेयर कम रहे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद सीक्रेट पार्टनर होता है बच्चों। सीक्रेट पार्टनर बिल्कुल एक्टिव पार्टनर जैसा होता है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्ड सीक्रेट है, तो कोई भी रीजन की वजह से वो पार्टनरशिप फर्म से ये कहता है कि मेरा नाम डिस्क्लोज ना किया जाए टू दी अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। किसी भी बाहरी मेंबर को ये डिस्क्लोज ना किया जाए कि मैं भी पार्टनर हूँ पार्टनरशिप फर्म में, तो वो नाम अपना सीक्रेट रखना चाहता है। तो इस तरह के पार्टनर को हम क्या कहेंगे, सीक्रेट पार्टनर। फिर उसके बाद आ जाते हैं बच्चों बहुत ही स्पेशल कैटेगरी ऑफ अ टाइप ऑफ पार्टनर में, नॉमिनल पार्टनर। आप देखिए कि नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है, ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है। अब आप सोचेंगे ये किस तरह का पार्टनर है, और आप देखिए लायबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड है। और ये जो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं, ये 2 तरह के नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं। इन्हीं की ये 2 कैटेगरीज है, एक कहलाते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एक कहलाते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एस्टॉपल में क्या फर्क है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है कि जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है, लेकिन कहीं पे पार्टनरशिप फर्म की मीटिंग हो रही है और जो एक्चुअल पार्टनर्स हैं वो अपने एक्ट से या अपने किसी जेस्चर से या बिहेवियर से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एज अ पार्टनर, तो अब उसकी ड्यूटी बनती है कि फौरन क्लैरिफाई करे कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूं इस पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन वो चुप बैठा रहता है, वो ये बात क्लैरिफाई नहीं करता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और एक दूसरी कैटेगरी है पार्टनर बाय एस्टॉपल। इस केस में क्या है कि अगर मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म की मीटिंग हो रही है और पार्टनरशिप फर्म की मीटिंग में जाकर वो भी बैठ जाता है या
और पूरी तरह से नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करता है और ऐसा इंप्रेशन देता है अपने आप, अपने एक्ट से, अपने बिहेवियर से, कि जो दूसरी पार्टी है वो ये समझ रही है कि ये भी पार्टनर है। तो उस केस में वो कैसा पार्टनर माना जाएगा? पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो इन दोनों ही केसेस में वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है, लेकिन वो या तो दूसरे उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो उनको नहीं रोक रहा है, तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, या वो खुद अपने आप को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पार्टनर बाय एस्टॉपल है। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या होगा बच्चों, कि अगर थर्ड पार्टी इस इंप्रेशन पे पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन भी पार्टनर है, तो फिर अगर कोई लायबिलिटी अराइज हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो उस लायबिलिटी में ये नॉमिनल पार्टनर भी हिस्सेदार होगा, चाहे वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, चाहे वो पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो इस तरह का चार्ट बच्चों, कंपैरेटिव चार्ट, आप अपने पास हमेशा से बनाकर रखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इस पे पूछे जाते हैं केस स्टडीज के अलावा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंगल डिफरेंस बताओ एक्टिव और सीक्रेट पार्टनर में, तो सिंगल डिफरेंस यही है कि एक्टिव पार्टनर का नाम डिस्क्लोज है, सीक्रेट पार्टनर का नाम डिस्क्लोज नहीं है। या आपसे पूछा जाए कि स्लीपिंग और एक्टिव पार्टनर में डिफरेंस बताओ, तो इसमें सारी चीजें सेम है, बट एक्टिव पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में, स्लीपिंग पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। या आपसे पूछा जा सकता है कि कोई ऐसे दो पार्टनर्स का नाम बताइए जो कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो एक तो वो स्लीपिंग पार्टनर है, एक वो नॉमिनल पार्टनर है। या आपसे पूछा जाए क्या कोई ऐसा पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इनमें से एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, तो ऐसा कोई पार्टनर नहीं है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो इस चार्ट की बेसिस पे आप शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, केस स्टडीज, किसी भी तरह के आप आंसर्स कर सकते हैं। तो यू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ दैट इफ the questions from partnership, whether they are MCQs or they are subjective questions or they are case studies, if you understand each and every topic, you will be easily able to answer all these types of questions. So in part 1 and part 2, I have completed your partnership, all the topics. I hope you have enjoyed the explanation. So if you have really enjoyed it, do like and subscribe my channel अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करिए ताकि सभी लोगों को इजी अंडरस्टैंडिंग का फायदा मिल सके। So see you next time with another topic in the forms of business organization, that is cooperative societies.